ठीक। आप जब जवाब कौन देंगे महोदय? हाँ, अभी माननीय मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद आप ही देंगे। ठीक है, ठीक। थोड़ा सहयोग करेंगे, मंत्री नए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक। आप ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको सहयोग करता हूं महोदय, नए मंत्री हैं। मेरा मुझे जो जवाब मिला है महोदय, वो जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। दरअसल मैंने मांग किया था कि क्या राज्य में टूरिज्म, राज्य को टूरिज्म स्टेट के रूप में घोषित किया करने की सरकार मंशा रखती है। अगर एक बार टूरिज्म स्टेट की घोषणा हो जाएगी तो रोजी रोजगार के बहुत सारे साधन खुल जाएंगे और गांव देहात, जंगलों में भी जो हमारे नौजवान भाई बहन रहते हैं उनको रोजी रोजगार मिल सकता है महोदय। तो उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है महोदय, जिस देश में कई ऐसे छोटे प्रदेश हैं जो जहां पे संभावनाएं हमसे कम है, लेकिन टूरिज्म के डेवलपमेंट के कारण उनका आय का स्रोत बहुत ज्यादा है। क्या झारखंड में, मैं तो कहता हूं आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा जिला नहीं है महोदय जहां झारखंड में टूरिज्म की संभावना नहीं है। और मैं सरकार को धन्यवाद भी देता हूं कि सरकार ने 131 स्थानों को चिन्हित भी किया महोदय और उसमें 4 कैटेगरी में बांटा है, A, B, C, D। तो चारों कैटेगरी के हिसाब से क्या सरकार, एक तो क्या है कि आपने कैटेगराइज कर लिया है, जब तक टूरिज्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे आप, हमारी सरकार ने पिछली बार टूरिज्म पॉलिसी बनाई थी, पिछली सरकार ने। अरे यार, मेरे सुन तो लो यार, अच्छी बात कर रहा हूं मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो पिछली सरकार ने टूरिज्म पॉलिसी जो घोषित की थी महोदय, या तो सरकार उसको अडॉप्ट करे, वो पॉलिसी बहुत अच्छी है महोदय, बढ़िया से विचार करके उसको अडॉप्ट करे। यदि लगता है कि और कुछ अच्छा किया जा सकता है तो उसमें जोड़ करके और जल्दी से जल्दी क्या सरकार टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है और हम लोग पहली बार एक समीक्षा बैठक किए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मांग है उसको हम लोग पूरा करें। महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा हो जाए। महोदय, मैं सिर्फ 2-3-4 बिंदुओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। देखिए, जब तक राज्य में सुरक्षा का माहौल नहीं बनेगा महोदय, अभी पिछले साल, सवा साल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग डरे हुए हैं महोदय। जो भी उस प्रकार का क्षेत्र है वहां लोग फिर से एक बार भय का वातावरण हो गया है, इसलिए कि उग्रवादी गतिविधियां फिर से चढ़ने लग गई महोदय, सिर चढ़ के बोलने लग गई। तो वहां पे पुलिस पोस्ट हो महोदय, वहां पे हेल्थ के दृष्टिकोण से कोई सेंटर बने महोदय, वहां सड़कों की माननीय सदस्य, आपके सारे सुझावों को मंत्री जी मानने के लिए स्वीकार कर लिए सदन के अंदर में। इसलिए और भी कुछ अगर सुझाव देना है तो आप लिखित दे दीजिए, हमारे माध्यम से दे दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी को। माननीय श्री बैद्यनाथ राम जी, मैं करूंगा। माननीय सदस्य बैद्यनाथ राम जी, आप वो हो गया है 10 बजे, हमसे भेजवा, हम ठीक बन जाएगा, आप भेजवाइए। चल रहा है राज्य, आपका प्रश्न मरेगा नहीं, आपका प्रश्न का जवाब होगा समय पर। बैद्यनाथ राम जी, थोड़ा ध्यान आकर्षण लेने दीजिए, बोलिए, माइक पर बोलिए, माइक पर। मांगना चाहते हैं जो इस 4 श्रेणी में बांटे हैं, वो कौन सा क्षेत्र, कौन स्थल को लिया गया, वो लिस्ट हम सब सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाए। ठीक। माननीय श्री बैद्यनाथ राम जी, हो गया, तो आप मिल गया है अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी, एकदम पूरा पूछिए, लेट से आए आप तक क्वेश्चन। चलिए। तो विनोद जी थे हमारा अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जब हुआ तो उसमें एक ही परिवार में 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग, जितने भी लोगों का बीपीएल सूची में नाम था, पूरे परिवार के नाम से बिजली कनेक्शन कर दिया गया और सारे परिवार के लोगों के नाम से भी पूरे झारखंड में
एक ही परिवार में 4-4, 5-5 लोगों को बिजली बिल जा रहा है अध्यक्ष महोदय। एक तो विषय है कि उन सभी बीपीएल परिवारों का नाम हटाया जाए और एक कनेक्शन मात्र घरों में रखा जाए, बिजली बिल भी माफ किया जाए। क्योंकि अभी जो माफी करने आवेदन देके कोई माफ करने आप पूरक पूछिए माननीय सदस्य, पूरक आप चाहते क्या? वही पूछ रहे हैं महोदय, चाहते क्या बताइए। कोई अगर कहने जाता है कि मेरा डबल 3-4 बिजली बिल है तो कहता है ठीक है मैं माफ तो मैं तो कनेक्शन काट दूंगा, लेकिन पहले पूरा बिजली बिल जमा करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिजली विभाग का गलती है जिसमें 3-3, 4-4 बिजली बिल जमा दे दिया गया घरों में, और अब जब कटाने कंज्यूमर जाता है तो बोलते हैं कि नहीं पहले बिजली बिल जमा करो तब कटाऊंगा, तो उसका तो गलती है नहीं अध्यक्ष महोदय। एक तो ये मामला है कि बिना बिजली बिल असूले सभी बीपीएल परिवारों का नाम उससे कटाया जाए, एकमात्र कनेक्शन रखा जाए। और दूसरा विषय कि चूंकि 1 सालों से लॉकडाउन की स्थिति है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, गांव में रहने वाले लोग हो, सारे लोगों का स्थिति बद से बदतर है, दयनीय है। और आराम शराब किसी का 25,000, किसी का 30,000 बिजली बिल जा रहा है, और बिजली बिल नहीं जमा करने पे पूरे गांव का विद्युतीकरण काट दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं कि बिजली का मूलधन जो है वो किसान ग्रामीण जमा करने के लिए तैयार है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जितना तथ्य आपने बोल रहे हैं उतना तथ्य आपके सवाल में नहीं लिखा हुआ है। जितना बात आप बोल रहे हैं सवाल में नहीं है, इसीलिए माननीय सदस्य पूरक पूछिए, चाहते क्या है? ठीक है, 2 बात के जवाब दे दीजिए माननीय मंत्री जी। तो बोले कि ठीक है, हो गया, आ गया, बोलिए। माइक लगाना महोदय, जो ध्यान आकर्षण किया है उसका जवाब तो दिया गया है। जो उसका ये भी संख्या भी है 835 प्रमंडल हजारीबाग में, और बारी में 226 ऐसा बात सामने आया है। और इसी को तो डबल कनेक्शन था उसको हटा दिया गया अभी वास्तव में। दूसरी है, इसको पूरा जांच किया जा रहा है। जांच करने के बाद जो प्रतिवेदन आ जाएगा वो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हो गया अमित जी, बैठिए। मंत्री जी बैठिए। मंत्री हो गया। विनोद जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ ठीक। ये प्रश्न का दूसरा खंड देखा जाए तो हजारीबाग का एक उदाहरण था, ये पूरे राज्य के बारे में है। तो मेरा पहला पूरक है जो हजारीबाग के रिपोर्ट के बारे में दिया है मंत्री जी ने, क्या इसी आधार पे राज्य के सारे जो अधीक्षण अभियंता हैं उन सबको राज्य में पत्र जाएगा कि जहां भी डबल बिजली बिल है वो आप कनेक्शन काट करके एक बिजली बिल का रखें। ये पूरे राज्य में सारे लोगों के लिए, सभी जिलों के लिए पत्र लिखेगी सरकार। पहला पूरक है मेरा। एक ही पूरक करने का अधिकार है विनोद जी? नहीं, 2 नहीं, नियमावली में एक ही पूरक हस्ताक्षरी को हो गया। बैठिए। माननीय मंत्री जी। महोदय, ये प्रश्न काल में भी आ चुका है। आज सरकार इसमें बड़ा गंभीर भी है कि ऐसा जो हुआ है उसका पूरा आकलन किया जा रहा है। आकलन करने के बाद जो भी या चक्रवृद्धि ब्याज हो या कि गलत हुआ है वो सारे चीज उसका आकलन करने के बाद इसको राहत देने के काम करेंगे सर। धन्यवाद। हो गया विनोद जी, हो गया। विनोद जी अब हो गया। अब आपको धन्यवाद देना चाहिए मंत्री जी को। धन्यवाद तो तब देंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा विचार की अत्यधिक बिजली बिल लोग यार आप कनेक्शन काट रहे हैं लोगों का। नहीं तो आकलन हो रहा है, आकलन होने के बाद रिपोर्ट आएगी। तत्काल कनेक्शन जो आपने हमें बता रहा हूँ 5 गाँव का कल फिर काट दिया गया है, गिरिडीह के ही में बात जाता हूँ। तत्काल आप कनेक्शन तो उन गाँवों का तो न काटे। अच्छा ठीक है, हो गया। सरकार तत्काल मंत्री जी काटने पर रोक लगाएगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसा जब हुआ तो उसको देखवा लेंगे, उसको सही हम लोग कम करा देंगे। बस हो गया। माननीय सदस्य उमाशंकर अकेला जी। माननीय सदस्य दूसरे का भी प्रश्न है, दूसरे का प्रश्न भी आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। सीधे सवाल पर आता हूं अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल। माननीय मंत्री जी, जानना चाहता हूं कि हमने सवाल किया है कि बरही प्रखंड में
तिलैया डैम का निर्माण हुआ है अध्यक्ष महोदय 1951-52 में, और 52 में आज सारे 56 गांव इफेक्टेड हुआ है, इफेक्टेड हुआ है अध्यक्ष महोदय। और आज तक सुन रहा बात में आज तक अध्यक्ष महोदय जो विस्थापित रैयत हुए हैं, तत्कालीन बिहार सरकार ने डीवीसी को जमीन दिया, और जमीन देने के बाद में डीवीसी ने रैयतों को जमीन बांटा, लेकिन आज तक उसको उस रसीद यानी कि जो पर्चा दिया अध्यक्ष महोदय, आज तक उसको सरकारीकरण नहीं किया गया, रसीद नहीं काटा गया, जिसके कारण से कोई भी सरकारी लाभ उन रैयतों को नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय, अंतिम पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जांजगीर कोडरमा जिला चंदवा अंचल के विस्थापित हुए कुल 459 परिवारों में 113 विस्थापित परिवारों को आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 5 आवेदकों का अभिलेख की सुनवाई पूर्ण कर अनुशंसा अंचल अधिकारी चंदवारा द्वारा की गई है। शेष आवेदनों पर जांच की कार्रवाई की जा रही है, जिससे 15 दिनों के अंदर जांचोपरांत अभिलेख तैयार कर उनके द्वारा कार्रवाई कर ली जाएगी। शेष विस्थापित परिवारों से आवेदन प्राप्त कर शीघ्र कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। माननीय सदस्य संतुष्ट है महोदय? अध्यक्ष महोदय, पता नहीं है कि कोडरमा जिला में 2-3 गांव हैं, आज जहां से रिपोर्ट मिला है वो गलत रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा तो विस्थापित हुए हैं चौपारण प्रखंड से, बड़ी प्रखंड से अध्यक्ष महोदय हुए हैं, और ये मामला है कोलंगा वगैरह पचमाधव गांव है, और हमको जमीन दी गई डीवीसी के द्वारा, और डीवीसी के देने के बाद भी हमको कोई न मुआवजा मिला और नहीं उसके बाद में चौड़ीकरण जो रोड हो रहा है यानी 2 पे 6 लाइन में, वो जमीन सरकार ले रही है। और आज तक इसी प्रकार से बहेमर और हराही गांव है चौपारण प्रखंड में सर, पूरे के पूरे विस्थापित होकर के श्रीनगर में जाके बस गया। आज तक उन लोगों को भी रसीद नहीं मिल पाई है। हम उस समय 2010 में माननीय सदस्य मथुरा मातो जी राजस्व मंत्री थे, इन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि मैं बरही में जाकर के शिविर लगा करके इन रैयतों को जमीन को पर्चा दूंगा, ये देने का वादा किए थे। तो मैं चाहूंगा उसी प्रकार से मान्य सदस्य आपका जो प्रश्नागत विषय है, प्रश्न में जिस विषय को आपने मंत्री के समक्ष लाया है या सदन के अंदर में लाया है, मैंने उन्हीं से अगर जवाब मांगेंगे तो मंत्री देने में सक्षम होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर बाहर जाएंगे नहीं, बाहर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तकलीफ होगी। ये मेरा माननीय मंत्री जी दीजिए, थोड़ा सा दीजिए। महोदय, हमने 15 दिनों का अंदर हमने कहा है, 15 दिन के अंदर यदि किसी तरह का भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर माननीय सदस्य आके संपर्क कर ले और उसको हम लोग विचार विमर्श करके समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है माननीय सदस्य, 15 दिन समय आप दीजिए। 70 बरस हो गया, 15 दिन। अच्छा ठीक है, अभी आप माननीय मंत्री महोदय को 15 दिन का समय दीजिए, और भी विषय आपके संज्ञान में है। 20 बरस हो गया से तो हुआ नहीं है सर। तो ठीक है माननीय सदस्य, नहीं हुआ है, लेकिन अभी मंत्री जी सदन में पूर्ण जवाबदेही के साथ आपके पास 15 दिन का समय मांग रही है, तो आपको देना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी चले पर ही वही ठीक है, वही चले, वो आश्वासन दे। 15 दिन का समय उनको दीजिए। वही दे सर, वही चले बरही में। 15 दिन का समय दीजिए, आपका समस्या का समाधान। बरही में सर, बरही में आश्वासन दे कि बरही में जाके शिविर लगा के सबको देंगे, ये तो कहे नहीं, कार्यालय से ही करेंगे, कार्यालय से। ठीक है माननीय सर, ठीक है। हाँ मथुरा जी, आप नहीं मदद करते सर। ठीक। हाँ माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी बैठिए माननीय सदस्य, 15 दिन समय दीजिए। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से 23 जिलों में और धनबाद में भी बच्चों की नियुक्ति हुई है सब्सिडरी विषय पर ही, उसी प्रकार से इन 17 बच्चों को भी
नियुक्ति प्रदान करने का मंत्री जी कृपा करें, और अगर नहीं करते हैं अध्यक्ष महोदय तो स्पष्ट संतुष्ट करें कि क्यों नहीं किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, जब बाकी 23 जिले में हो गया है, धनबाद में भी हुआ है, तो इन 17 बच्चों के साथ अन्याय क्यों? नियमानुकूल जो कार्रवाई है वो की जाएगी और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य को बहुत जल्द इसी चलते सत्र में अवगत कराया जाए। ठीक ठीक है। नहीं अध्यक्ष महोदय, विषय उनको थोड़ा समझने दीजिए। माननीय राज्य जी, विषय समझ करके फिर निर्णय लेकर के आपको बता देंगे चलते सत्र में, क्या दिक्कत है? चलते सत्र में इस 17 लड़का का विषय है, 17 भर्ती का विषय है। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी, एक मिनट बोझा जी बहुत मुश्किल से ध्यान आकर्षण ले रहा है, इतना लंबा सूची हो गया है, थोड़ा अध्यक्ष महोदय रहने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में राज्य सरकार द्वारा 186 प्रास्वीकृत गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा एवं 12 प्रास्वीकृत गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय संचालित है, जैसा कि सरकार का वक्तव्य आया। अध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब के पैरा 3 को देखा जाए कि वर्ष 2014 में विभागीय संकल्प संख्या 2020 दिनांक 24/10/2014 द्वारा संकल्प निर्गत की तिथि से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की मात्र पेंशन के संबंध में कहा गया है, और लास्ट पैराग्राफ में कहा गया अध्यक्ष महोदय उपादान की सुविधा देनी है। अध्यक्ष महोदय, इसी के दूसरे पैरा में कहा गया है कि इस बात जो संकल्प निकला 2020 में, उसमें वित्त विभाग की कतिपय परीक्षा की गई कहा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और परीक्षा करने में झारखंड राज्य के उसमें इसका अध्यक्षता में एक अधिसूचना निकाला गया 990, जिसमें 30/3/2018 को एक 6 सदस्यीय समिति की गठित की गई। जब समिति की गठित की गई अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से ही जानना है कि इस समिति की कितनी बार बैठक आहूत की गई, जरा बता दिया जाए। माननीय मंत्री जी, ये समिति की बैठक करके इसका प्रतिवेदन भी समर्पित कर दिया गया। जो प्रतिवेदन ये जो निर्णय लिया गया था उसके प्रतिकूल था, और वित्त विभाग ने जो परीक्षा की थी उसके अनुकूल था कि जो हमारे 186 प्रस्वीकृत गैर सरकारी मदरसा और 12 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय है, उनको पेंशन की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा सकती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति स्थायी नियुक्ति नहीं है। इसलिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन भी नहीं है, और इस मामले को यहीं बंद कर दिया गया। और सिर्फ यही सवाल है कि कमेटी की गठित कमेटी की कितने बार बैठक आहूत की गई थी, और बैठक अगर आहूत की गई थी, आपने कहा कि की गई है, तो उसका रिपोर्ट दे दे, पटल पर रिपोर्ट रख दिया जाए अध्यक्ष महोदय, मंगवा लिया जाए। ऐसा कोई सूचना आपके पास है माननीय मंत्री जी? ये दिग्भ्रमित करने वाला जवाब बता दे। देखिए माननीय मंत्री जी को नहीं देना चाहिए, हुई है ना कमेटी का रिपोर्ट जमा किया गया है। अगर आपके पास कमेटी का रिपोर्ट है तो आपसे आग्रह होगा कि आसन को जमा कर दिया जाए। माननीय मंत्री, ऐसा कोई सूचना आपके पास है? कमेटी गठित की गई थी, 6 लोगों की अपर सचिव अध्यक्ष थे इसके, और ये उप सचिव शिक्षा इसके सदस्य थे। इसी तरह 6 लोगों की कमेटी गठित की गई थी, और ये कमेटी का गठन 24/10/2014 के क्रम में मंतव्य देने के संबंधित 990 30/3/2018 के द्वारा एक समिति 3/2018 को ये कमेटी गठन की गई थी, और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो प्रतिकूल रिपोर्ट था, और कमेटी का पूरा ब्यौरा है कमेटी के रिपोर्ट का, ये माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा
गैर सरकारी अल्पसंख्यक मदरसा के साथ में अन्याय हुआ है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि कमेटी का रिपोर्ट आप आसन तक भिजवा दीजिए ना, कमेटी का रिपोर्ट, और नहीं तो आप स्पष्ट बताइए कि हम दिखवा लेंगे, समझवा लेंगे, क्या करना है, एक समय सीमा निर्धारित करके दिखवा लिया जाए। देख लीजिए, 1 महीना 2 महीना जो लगे, चूंकि भुगतान जो भी इनका मानदेय का भुगतान वो स्थापना मद से किया जाता है। माननीय मंत्री जी, परमानेंट नियुक्ति, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री पेंशन, जी, माननीय सदस्य जो बोल रहे कोई हैं, प्रावधान पहले भी नहीं था। नहीं ठीक है, उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं कि वो जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का कई बैठक हुआ, रिपोर्ट आपके किस तरह रिपोर्ट है, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को उपलब्ध उस रिपोर्ट को उनको आसन के माध्यम से उपलब्ध करा दीजिए। उसके बाद इसमें जो भी निर्णय होगा आप बाद में बता दें। मेरे तक ना रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास आने से उसका ज्यादा वैल्यू होगा, इसलिए आप मंगवा लिया जाए। ठीक, हम इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी, माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। हमने का सवाल किया है मैडम, ये महोदय, और उसका जवाब आया है कि एचएससी के पक्ष में अधिग्रहण के 40 वर्षों के बाद डीड ऑफ कन्वेंस के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 16 या 17 वन के प्रावधान के अनुसार अर्जित जमीन पहले बिना किसी अवभार के राज्य सरकार में पूर्णता निहित हो जाती है। उसके उपरांत समाहर्ता द्वारा कंपनी को अर्जित जमीन पर हकीयत एवं स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है। यथार्थ राज्य सरकार एवं संबद्ध कंपनी के बीच विधिवत एक डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन किया जाता है। ये जवाब आता है यहाँ से सरकार के द्वारा। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ महोदय कि सरकार ने जो जवाब दिया है, तो चूंकि एचएससी के लिए गए जो जितने भी भू क्षेत्र जो है सीएनटी एक्ट जो 1908 में बना है महोदय, जो 5th शेड्यूल के दायरे में भी आता है, अब इसको डीड ऑफ कन्वेंस ये लोग किस आधार से किया है महोदय? मुझे आज भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए एचएससी को बिहार सरकार के द्वारा जमीन दिया गया था, और आज एचएससी प्रबंधन के द्वारा डीड ऑफ कन्वेंस करके हस्तांतरित किया जा रहा है। आज अधिग्रहण में पब्लिक पर्पस से ये रहता है महोदय, जरूरत नहीं होने पर भूमि रैयतों को वापस करने का कानूनी प्रावधान के बावजूद आज एचएससी करोड़ रुपया एकड़ में वह भी भूमि बिक्री या लीज कर रही है। महोदय, एचएससी है? माननीय सदस्य आप पूरक पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं मंत्री जी से? महोदय, ये जो है डीड ऑफ कन्वेंस कैसे किया गया है महोदय? माननीय मंत्री जी। ये मेरे पास उसका डीड ऑफ कन्वेंशन है, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध कराना चाहती हूँ। माननीय सदस्य, ये ध्यान आकर्षण की सूचना है। सीपी बाबू बैठे हुए हैं, देख सुन रहे हैं। वो ही बनी है, इसीलिए यहाँ के लोग आपके ऊपर बड़ा टकटकी नजर से देख रहे हैं। आप सूचना में है ना? जी अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र है, बगल में सहयोग कर दे रहा हूँ मंत्री जी को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय एचईसी ने 60 साल पहले एक्वायर किया जमीन, डीड ऑफ कन्वेंस हुआ, लेकिन जिस पर्पस से लैंड लिया गया कारखाना लगाने के लिए 40%
जमीन अभी भी खाली है। जो भूमि अधिग्रहण हमारे, अभी मैं देख रहा था पेपर में, कांग्रेस के साथी लोग रैली निकाले थे और लारा कानून 2013 की बात कही थी। हमारे माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं और उन्होंने कहा था कि जो जमीन लारा कानून के तहत में एचईसी एक्वायर किया था, जो रैयतों को वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मंत्री जी, इसमें डीड ऑफ कन्वेंस सीएनटी के अंतर्गत जिस पर्पस से लिया गया था वो एचईसी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन एचईसी को ट्रांसफर तो हुआ लेकिन अनयूटिलाइज्ड है, और अनयूटिलाइज्ड लैंड को फिर से एचईसी करोड़ों रुपया में अगर रैयत का कौड़ी में खरीदा और करोड़ों में बेच रहा है तो विस्थापित के मन में आक्रोश है। इसीलिए आप ये स्पष्ट कर दीजिए माननीय सदस्य को कि जो डीड ऑफ कन्वेंस हुआ था वो कन्वेंस एचईसी को लगाने के लिए हुआ था, ना कि जमीन को रीसेल करने के लिए। और माननीय मंत्री जी, हो गया, आपको सहयोग किए। एक मिनट बोलिए आप बोलिए बंधु जी। एचएससी का बंधु जी बोलिए। एचएससी का डीड ऑफ कॉन्फ्रेंस का ये आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मतलब म्यूटेशन पेपर उसके पास में नहीं है, तो फिर वो ट्रांसफर कैसे कर ले? डीड आज वो जमीन को अपना जमीन कैसे मान रहा है? अच्छा, वापस बंधु जी ये क्वेश्चन फिर से हम लोग लेंगे। थोड़ा सा सब तैयार हो ले, मंत्री जी भी थोड़ा सा तैयार कर ले, विषय को थोड़ा सा जान ले। ये बहुत सेंसिटिव मामला है रांची के लिए। सभापति अनागत प्रश्न, इसको हम स्थगित इसको रखे, फिर इस पर चर्चा होगी। थोड़ा मंत्री को अध्ययन करने दीजिए, इसको अगले दिन के लिए हम लोग स्थगित रखा। मंत्री जी को थोड़ा देखने दीजिए, डिपार्टमेंट के साथ बैठ के माननीय मंत्री जी इस पर अध्ययन करेंगे और फिर अगले दिन इस पर जवाब होगा। सभापति अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति, क्वेश्चन रहा, फिर बाद में इस पर चर्चा होगा। हाँ, के तहत अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। सभापति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति। सभापति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के लिए नियम 218(1) के तहत प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का 78वां प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। मंत्री प्रभारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्त भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 53 अरब 24 करोड़ 81 लाख 78 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री रामचंद्र चंद्रवंशी, विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर नीरज यादव, डॉक्टर लंबोदर महतो एवं मनीष जायसवाल सविषय के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 69 से 73 तक व्यापक है। माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 53 अरब 24 करोड़ 81 लाख 78 हजार रुपए का उपबंध किया गया है, उसमें 10 रुपया घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।